हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस की क्लास 3 की जो बुक अपडेट हो गई है और उसी बुक की मैं समरी पढ़ा रही हूँ। तो इस बुक में 4 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में 3-3 लेसन है। तो पहले वीडियो में मैं पहली यूनिट को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, यानी 3 लेसन में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने पहले लेसन में आपको परिवार के बारे में, दूसरे लेसन में आपको मेले के बारे में और तीसरे लेसन में फूलों के बारे में बताया था। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। आज के वीडियो में पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे। इकाई 2 है जीवन आसपास। इसमें 3 लेसन हैं और इन तीनों लेसन को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन 4 है कुछ खोज पेड़ पौधों की। तो इसमें पहले पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। ईवीएस की जो बुक है बहुत अच्छी होती है और पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है तरह तरह के पेड़ पौधे। गोपू, सिम्मी और राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जलधाराएं देखते हैं। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितनी ही तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु हैं। कितना अच्छा होता ये हमें अपनी कहानियां सुनाते। सिम्मी कहती है, हाँ, पौधे तरह तरह के आकार और आकृतियों वाले होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बड़े, झाड़ीदार। तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियां कहा जाता है। कुछ वृक्ष होते हैं जो लंबे होते हैं, उन्हें वृक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार से कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। आगे लिखा है, आगे नीचे बात होगी इन सब के बारे में। आगे लिखा है, राज ने कहा, कुछ पतले और मुड़े हुए तो कुछ सीधे और लंबे हैं। ये बच्चे हैं, ये बातें कर रहे हैं। ये स्कूल जाते हुए रास्ते में पेड़ देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मुड़े हुए हैं। आगे लिखा है, गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदरी हैं तो कुछ की एकदम चिकनी। इन्हें छूना और सूंघना मुझे अच्छा लगता है। सिम्मी ने कहा, देखो, इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार हैं। राज, यह तुम्हारा खास पेड़ है ना? राज ने कहा, हाँ है। तो तुम्हें इसके छोटे छोटे सफेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुनी हो गए। हमने यहाँ पेड़ के जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का आनंद भी लिया। तो आप सभी लोगों ने जामुन खाए होंगे और जामुन के कुछ लोगों ने पेड़ भी देखे होंगे। तो जो कच्चा जामुन होता है वो हरे रंग का दिखता है, बाद में वह पक जाता है तो गहरे लाल और फिर जामुनी रंग का हो जाता है। आगे लिखा है, सिम्मी मुस्कुराई, इन पेड़ों की छाव, ठंडी छाव में घूमना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर पेड़ों की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं कि पेड़ों में लकड़ी का बड़ा तना और उस पर फैली हुई कुछ शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। यहाँ पर आप कुछ पेड़ों के चित्र भी देख सकते हैं जो आपने असली में देखे भी होंगे। जैसे आम का पेड़ आपने देखा होगा, नारियल का पेड़। यदि आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपने इस नारियल के पेड़ को वहां देखा होगा, जैसे गोवा है और जो केरल है, यहाँ पर नारियल के पेड़ आप देख सकते हैं। खेजड़ी का जो वृक्ष है ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। और ये जो कटहल का वृक्ष है ये भी आपने शायद देखा हो। बरगद का देखा होगा, अमलतास का शायद देखा हो, पीपल का तो देखा होगा और चिनार का शायद देखा हो। क्योंकि ये जो अमलतास है, चिनार है, ये पेड़ आसानी से सब जगह नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन आम है, बरगद है, नीम है, पीपल है, ये सब आपने देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे झाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि झाड़ी क्या होती है।
तो सभी पौधे पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूल वाले पौधों को देखो, इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा। इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चे बात कर रहे हैं इस झाड़ी के बारे में। आगे लिखा है, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं, राज ने कहा। इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियां कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ी है, सिम्मी ने बताया। और यही आपको याद रखना है, क्योंकि कई लोग ये बात नहीं जानते हैं कि तुलसी का पौधा झाड़ी में आता है, यानी झाड़ी में इसे रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि तुलसी का पौधा झाड़ी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा झाड़ी है। अब उसमें तुलसी यदि हुआ तो कुछ लोग कहेंगे कि तुलसी तो झाड़ी नहीं है, लेकिन तुलसी भी झाड़ी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग चाहें तो इन्हें कहीं पर नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि क्लास 4th और 5th की तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाकर उसमें मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर, अभी मैंने नहीं किए हैं। और इनके आप स्वयं से बना सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यही आपको लिखनी है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। कुछ नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरी PDF अभी मैंने अपलोड नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं, यानी कि झाड़ी जो होती है ज्यादा नहीं बढ़ती है, जैसे इसकी जो शाखाएं होती हैं इस तरीके से जमीन के आसपास ही फैली होती हैं, और इनमें कई तने होते हैं। और पेड़ में आप देखते हैं कि एक मोटा सा तना होता है और ऊपर शाखाएं होती हैं, और इनमें कई शाखाएं होती हैं जो धरती के पास ही फैली होती हैं। अब यहाँ पर आप झाड़ियों के कुछ वृक्ष देख सकते हैं, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, तुलसी है, मीठा नीम है। ये सभी झाड़ियों के अंतर्गत ही आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और देखना इस बार प्रश्न जरूर इनसे बनेगा, क्योंकि बुक अपडेट हुई है तो प्रश्न तो बनेगा ही। आगे बढ़ते हैं। जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। तो जो दालें आप खाते हैं, अरहर की, मसूर की, मूंग की, उड़द की, इन सभी में जो बीज है वो किसके हैं? झाड़ियों के ही हैं। यहाँ आप इनके चित्र भी देख सकते हैं। ये अरहर का है, ये मसूर का है, ये मूंग का है, ये उड़द का है। तो झाड़ियों के बारे में आपको बता दिया, और झाड़ियों के उदाहरण भी आपको बता दिए जो आपको याद रखने हैं। अब लिखा है जड़ी बूटियां और घास। तो जड़ी बूटियां और घास के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं, उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं, राज ने कहा। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं होते, उन्हें जड़ी बूटियां कहते हैं, गोपू ने बताया। तो अब आप समझ गए कि जिनके तने बहुत मुलायम हो, आसानी से आप उन्हें तोड़ सकें, लकड़ी जैसे सख्त ना हो, तो ये कहलाती हैं जड़ी बूटियां। आगे लिखा है, सिम्मी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, इन तरह तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे हैं और कोमल हैं, इनकी पत्तियां लंबी और पतली और चपटी हैं। सिम्मी, तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी है? गोपू ने पूछा। तो घास जड़ी बूटी है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि घास भी जड़ी बूटी का ही एक प्रकार है, यहाँ पर लिखा भी है। लिखा है, जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं, इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास तरह तरह की अलग अलग घास देखिए, आपने कितनी तरह की घास देखी है? तो आप लोगों ने अपने आसपास घास जरूर देखी होंगी। तो घास के जो पत्ते होते हैं पतले और चपटे होते हैं, और तने इनके खोखले होते हैं। कभी तोड़कर देखिएगा, आपको इनका तना खोखला मिलेगा। ये जड़ी बूटियों के कुछ चित्र यहाँ पर छपे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे पुदीना, टमाटर, धनिया, सरसों। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके पहले आप शायद ना जानते हो कि टमाटर जड़ी बूटी के अंतर्गत आता है।
कुछ लोग शायद ना जानते हो, लेकिन अब याद रखिए, टमाटर जड़ी बूटी के अंतर्गत आता है, पुदीना भी आता है, धनिया भी, सरसों भी। और यहाँ आप घास देख सकते हैं, ये 2 प्रकार की घास यहाँ पर छपी हुई है और अपने आसपास आप सभी लोगों ने घास जरूर देखी होगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ईवीएस की। आगे लिखा है, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो धान है, गेहूं है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये क्या है? ये बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं जिन्हें हम खाते हैं। आगे लिखा है, गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं। तो ये सभी जितने भी पौधे यहाँ पर छपे हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये घास के अंतर्गत ही आते हैं। धान, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार, गन्ना और बांस। और बांस जो है ये एक विशेष प्रकार की घास है जो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनमें से आपने कितने पौधे देखे हैं, यानी कितनी तरीके की घास आपने देखी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है, लताएं और बेलें। देखो, इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। राज ने प्रसन्नता से कहा। गोपू ने सहमति जताई। वाह, मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह दीवार पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो मनी प्लांट का पौधा आपने देखा होगा, शायद आपके घर में लगा भी हो। मेरे यहाँ लगा हुआ है। आगे लिखा है, सिमी ने बताया, मनी प्लांट का तना भी बहुत लंबा और पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो यह धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा है। राज ने तो मनी प्लांट का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, ये होती है लता। और भी लताएं होती हैं, आगे आपको दिखाएंगे। और जो कद्दू का पौधा होता है ये बेल होता है और ये धरती पर ही फैलता है क्योंकि इसमें फल लगते हैं और जो फल होते हैं उनमें वजन भी होता है, इसीलिए इन्हें धरती पर ही फैलने दिया जाता है। तो लताएं होती हैं, इन्हें रस्सी का सहारा दिया जाता है, ये दीवार पर भी चढ़ जाती हैं। और जो बेलें होती हैं ये जमीन पर फैलती हैं। यहाँ पर लिखा भी है, लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं, यानी इनके पास कोई पौधा होगा तो ये उस पर भी चढ़ जाती हैं। आगे लिखा है, बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। यहाँ पर आप लताओं के उदाहरण देख सकते हैं। मनी प्लांट है, चमेली है, लौकी है। और बेलें कौन कौन सी हैं? तरबूज है, कद्दू है, इन सब की बेल होती है, ये जमीन पर ही फैलती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये चिचिंडा है। आप लोगों ने शायद इसकी सब्जी खाई हो। तो इसमें पूछा गया है यह बेल है या लता, तो ये लता के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे गेंदा को तेलुगु में बाथी कहते हैं, नीम को कन्नड़ में बेब गिडा कहते हैं और बेर यानी जुजुबे को मणिपुरी में बोरोई कहते हैं। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर पत्तियां दर्शाई गई हैं। ये पीपल की पत्ती है, आम की पत्ती है, कमल की है, खेजड़ी की है और आप इनमें अंतर देख सकते हैं।
आगे लिखा है, सभी पत्तों की गंध अलग अलग होती है। मैंने यह पाया कि तुलसी, धनिया, मीठा नीम, पुदीना और लेमन ग्रास सबकी गंध अलग अलग है। ये आपको पता होगा। पुदीने की गंध आपने जरूर सूंघी होगी, तुलसी की भी। तो इन सब की जो गंध होती है वो अलग अलग होती है। धनिया है, मीठा नीम है, लेमन ग्रास है। आगे लिखा है, सिम्मी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को मसल कर सूंघा है? मुझे यह गंध बहुत अच्छी लगती है। राज ने कहा, इस बातचीत से मुझे आम की प्यारी सी खुशबू याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन अपने आसपास आम, अनानास, कटहल, अमरूद और जामुन जैसे फलों को सूंघकर जल्दी से पहचान लेता है। तो आप लोगों को भी इन फलों की खुशबू के बारे में पता होगा। आम है, कटहल, अमरूद, अनानास, इन सब में एक अलग अलग तरीके की खुशबू आती है। आम की खुशबू अलग होती है, अनानास की अलग होती है, अमरूद की, खरबूजे में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आप इन्हें सूंघ कर भी पहचान सकते हैं। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो भी आप सूंघ कर फलों के बारे में बता सकते हैं। अब लिखा है पौधों के भाग के बारे में। तो पौधों के भाग के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है तो आपको बताएंगे। लिखा है, पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उपयोग किया। आइए अब एक टमाटर के पौधे के चित्र में उसके विभिन्न भागों को ध्यान से देखें। ये टमाटर का पौधा है। टमाटर का पौधा किस किस ने देखा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जड़ें होती हैं जो जमीन के अंदर होती हैं, मिट्टी में। जड़ें जो है पोषक तत्वों का और पानी का अवशोषण करती हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती हैं। ये तना है, ये जड़ों से जो पोषक तत्व हैं तने में पहुंचता है और तने द्वारा अन्य भागों तक पहुंच जाता है। ये तना है और ये आप पत्तियां देख सकते हैं, ये फल देख सकते हैं और ये फूल देख सकते हैं। और टमाटर को काट कर आप इसके अंदर बीज भी देख सकते हैं। आगे लिखा है छाल के बारे में जानना। किसी पेड़ की छाल को ध्यान से देखिए, स्पर्श कीजिए। क्या इस पर आपको कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिए? एक कागज लेकर उसे छाल पर रखिए और दबाइए। रंग या पेंसिल से इस पर बाएं से दाएं की तरफ बार बार रगड़िए। देखिए इस पर क्या बन गया। कागज की दूसरी तरफ अपने पेड़ का नाम लिखिए। अब अपने सभी मित्रों का कागज इकट्ठा कीजिए और देखिए क्या इस छाल के छापे से पेड़ की पहचान कर सकते हैं। तो आप तने के छापे से भी पेड़ की पहचान कर सकते हैं, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। तो जो गुड़ आप खाते हैं तो वो गन्ने के तने से जो रस प्राप्त होता है उसी से बनाई जाती है। जो गन्ना होता है वह जिसमें रस भरा होता है वह उसका तना होता है और इसी रस से गुड़ बनती है। तो आपको याद रखना है कि गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। बांस सबसे बड़ी घास है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से सबसे बड़ी घास कौन सी है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं तो आपको याद कर लेना है बांस। ये पेड़ में नहीं आती, ना ये झाड़ी में आती है, ये घास में आती है। इतना आपको याद रखना है। आगे लिखा है मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफलोसिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। तो रेफलोसिया आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो छाता आप लगाते हैं बरसात में बारिश से बचने के लिए, तो उतना ही बड़ा रेफलोसिया का फूल होता है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि रेफलोसिया फूल कहाँ पर पाया जाता है तो मिजोरम में पाया जाता है। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। बहुत ही अच्छा लेसन था। झाड़ियों के बारे में आपको बताया, घास के बारे में बताया, पेड़ों के बारे में बताया, फूल के बारे में बताया, जो सबसे बड़ा फूल है उसके बारे में। ये सब आपको याद रखना है। बेल और लताओं के बारे में आपको बताया, उनके उदाहरण भी बताए। तो ये सब आप याद रखिए, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे।
चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अब 5वां लेसन पढ़ेंगे, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ। तो पेड़ पौधों के बारे में आपको बता ही दिया, लेकिन इनके साथ पशु पक्षी भी होते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं, तो इनके बारे में इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, अध्याय 4 में हमने बहुत से पेड़ पौधों को देखा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं? ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा। कुछ पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास रहते हैं, तो कुछ इनके नीचे भी रहते हैं। यानी कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ आसपास हैं, कुछ इनके नीचे रहते हैं। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें आप देखेंगे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे साथ दिख रहे हैं। आप इन चित्रों में किन किन पशु पक्षियों को पहचान पा रहे हैं? आपने इनमें से किन्हें पहले देखा है? इनमें से कौन से जीव धरती के नीचे रहते हैं? तो चलिए चित्र देख लेते हैं। ये घास चरता हुआ हाथियों का झुंड है। पत्ते पर आराम करता ये पतंगा है। पत्ती खाती हुई ये इल्ली है। सूखी पत्तियों और मिट्टी में रेंगता हुआ केंचुआ। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर गाना गाती हुई दर्जन चिड़िया। पेड़ के तने पर बैठा कटफोड़वा। पत्तियों से घर बनाती हुई चींटियां। पत्ती पर रंगीन कीड़ा। पत्ते पर आराम करता हुआ मेढक। पत्ती पर मडराती हुई तितली। पेड़ के तनों के कोटरों में छिपती व आराम करती गिलहरी। और पेड़ के कोटर को घोंसला बनाकर रहती बसंत गौरी चिड़िया। तो ये सभी आप देख रहे हैं पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। चाहे छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, ये सभी पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। यहाँ पर कुछ मिट्टी के चित्र दिखाए गए हैं। इनमें कई तरीके की मिट्टियाँ छपी हुई हैं। आगे मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। मिट्टी में जीवन, ये लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, तने तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इनमें से कुछ को आप देख सकते हैं और कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते। मिट्टी की ऊपरी परत और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं, जैसे चींटियां, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे। ये आपको ऊपरी परत पर दिखेंगे घास और पत्तियों में। आगे लिखा है, वर्षा के समय जब मिट्टी गीली हो जाती है तब आपको और भी बहुत से कीट देखने को मिलेंगे, जैसे केंचुए और कनखजूरे। इस समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखेगी और तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखेंगे। तो मिट्टी में नीचे केंचुआ रहता है। जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो ये ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से कनखजूरा भी। इसके अलावा बारिश के मौसम में घास और अधिक दिखती है, क्योंकि बारिश में पानी बरसता है। जब मिट्टी गीली होती है तो घास जो है अधिक बढ़ती है, और जो पृथ्वी है बरसात के मौसम में अपने आसपास की जमीन को आप देखेंगे तो हरी भरी दिखाई देती है। यहाँ आप कुछ और कीट देख सकते हैं। लिखा है, सड़े फल पर लाल कीड़े। ये फल सड़ गया है, इस पर लाल कीड़े दिखाई दे रहे हैं।
उड़ने वाले नीले कीट, पत्तों पर चींटियां, लैंटाना फूल पर रंग बिरंगी तितली और चट्टान पर छिपकली। आगे लिखा हुआ है, पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। जैसे ऊंट और बकरियां पौधों के पत्ते खाते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये ऊंट जो है पत्ते खा रहे हैं। आगे लिखा है, उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। घोंसलों के बारे में क्लास फोर्थ की बुक में डिटेल में बताया गया है और मैंने नोट्स बनाकर आपको पढ़ा भी दिया है। जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घोंसलों से प्रश्न पूछा जाता है और मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। आगे लिखा है, गिलहरियां और कौवे पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ये पत्तों को आपस में सिल लेती है और उसी में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, चमगादड़ जो है पेड़ों की शाखाओं से उल्टे लटके रहते हैं और ये तेंदुआ है ये आराम करता है। और इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं बीच बीच में कट सी जाती हैं, तो ये चबा लेती है इन्हें। इसे ही इल्ली कहा जाता है और ये पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। आगे लिखा हुआ है, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तितली बनने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। तो लिखा है, एक दिन सुमा ने तगर के एक पौधे पर इल्ली को देखा। उसे यह बड़ा रोचक लगा। उसने करीब 10 मिनट तक उसे ध्यान से देखा। इल्ली लगातार कोमल पत्तियां खा रही थी। सुमा की माँ उसके पास गई। उन्होंने सुमा से कहा कि वह इल्ली को प्रतिदिन ध्यान से देखे। सुमा और भी उत्सुक हो गई। किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से नीचे दिए गए बदलावों को सही क्रम में लगाइए। ये क्रम में लगाने हैं। तो लिखा है कि एक दिन उसने खाना बंद कर दिया। पत्तियां खा रही थी। ये आएगा पहले नंबर पर। उसके बाद क्या होगा, इल्ली ने एक कोकून बना लिया। अब यह एक तितली बन गई। यह कोकून से बाहर आ गई। यह धीरे से उड़ गई। इस क्रम में ये आएंगे। तो यही क्रम बताना था जो मैंने बता दिया कि एक दिन वो खाना बंद कर देती है। फिर क्या करती है, इल्ली एक कोकून बना लेती है और अब यह एक तितली बन जाती है और यह कोकून से बाहर आ गई और यह धीरे धीरे उड़ गई। इस क्रम में ये आएंगे। ये क्रम आपको याद रखना है। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। इसमें जंतुओं के बारे में बताया कि किस प्रकार से पेड़ पौधे और जंतु आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है निर्भरता एक दूसरे पर। यानी कि पेड़ पौधे पशु पक्षी एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, कुछ पौधों और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं। जैसे कि यदि आपको कुत्ता पालना होता है तो आप उसे घर में लाते हैं। यदि आपको कोई चिड़िया पालनी होती है तो वो उसे आप घर में ले आते हैं। आगे लिखा है, जबकि कुछ अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी हम उन्हें अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहने देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें अपने घरों में पसंद नहीं करते।
यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बिना बुलाए ही आ जाते हैं, जैसे कोई गाय होगी, यदि आप उसे रोटी खिलाते हैं तो वो रोटी खाने जरूर आती है। कुत्ता भी इसी प्रकार से आता है। कुछ चिड़ियाँ भी आपकी छत पर आप देख सकते हैं बिना बुलाए ही आ जाती हैं, तो इन्हें हम पसंद करते हैं। बिल्ली भी कभी कभी आपके घर में बिना बुलाए ही आ जाती है, कभी कभी ये नुकसान भी कर देती है। कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं लेकिन हम उन्हें पसंद नहीं करते। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे कीट देख सकते हैं। यदि आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो उनमें आप उन कीटों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बच्चों से इस बात पर जोर दें कि जानवरों से डर लगने या उन्हें पसंद ना करने पर भी हमें उन्हें मारना नहीं है। यदि आप किसी जानवर को पसंद नहीं करते हैं या आपको उनसे डर लगता है तो आप उन्हें मारें नहीं, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि आमतौर पर जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि वे हमसे खतरा महसूस नहीं करते। आप यदि आप उन्हें मारेंगे तो हो सकता है वो आप पर भी हमला कर दें, तो इसीलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और पसंद नहीं करते हैं तो भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब लिखा है, आम का पेड़। लिखा है, एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल से जा रहा था। चलते चलते वे आम के एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गए। आम का यह पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों और बहुत से जीवों का घर था। शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसकी गुठली फेंक रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, शंभू, क्या तुम जानते हो कि इस गुठली से एक नया पौधा उगेगा? इस तरह से पशु पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता करते हैं। यानी जो बंदर है वह आम खाकर गुठली फेंक रहा है, उस गुठली से नया पौधा बन जाएगा। तो इसी तरीके से पशु पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तभी पेड़ से एक आम गिरा। शंभू उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसने कहा, देखिए, मुझे भी एक आम मिला। शंभू के पिता ने बताया, हमें पौधों से केवल फल ही नहीं मिलते बल्कि सब्जियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था, हमें दवाइयाँ, वस्त्रों के लिए रेसे, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, दवाइयाँ जो जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। जैसे जो बड़े पेड़ होते हैं ये हमें छाया देते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जिनका प्रयोग घर बनाने में और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये जंतुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं, पशु पक्षियों के लिए, और इनसे हमें दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। इनसे हमें वस्त्रों के लिए रेसे मिलते हैं। इनसे हमें फल भी मिलते हैं और इनसे हमें स्वच्छ हवा भी मिलती है, ताजी हवा। और पेड़ पौधे प्रदूषण को भी कम करते हैं। आप लोगों को ये बात पता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। आगे लिखा हुआ है, हजारों पेड़ ऐसे हैं जो अनजाने में ही गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल गिलहरियां अपने भोजन के लिए बीज, मेवे आदि जमीन में दबा कर रखती हैं। बाद में वे भूल जाते हैं कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखा था। इस तरह बहुत से पशु पक्षी और पेड़ पौधे विभिन्न तरीकों से प्रकृति में सामंजस्य बनाकर रखते हैं। तो जो गिलहरियां होती हैं ये अपना भोजन जमीन में छिपाती हैं, यानी कि जमीन में ये दबा देती हैं, और इनके भोजन में क्या होता है, बीज है, मेवे हैं, तो ये जमीन में दबाकर भूल जाते हैं और वो एक नया पौधा बन जाता है और आगे चलकर वह वृक्ष भी बन जाता है। तो हजारों पेड़ गिलहरियों द्वारा लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हमें एक दूसरे की
जरूरत। जिस तरह से पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को सुरक्षा, भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह हम उनसे बहुत कुछ लेते भी हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस और बकरियों से हमें दूध और उनका प्यारा साथ मिलता है। हम इन पशु पक्षियों का सम्मान करते हैं और उनके साथ दया, देखभाल और करुणा भरा व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भोजन एवं आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। पशु पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की सहायता करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे तो कहीं जाते नहीं हैं, वो तो एक जगह स्थिर होते हैं। फिर इनके बीज एक स्थान से दूसरी स्थान कैसे पहुंच जाते हैं? जानवरों और मनुष्यों द्वारा। इसी तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ हवा में उड़कर भी पहुंच जाते हैं जो हल्के होते हैं, कुछ पानी में बहकर भी पहुंच जाते हैं। आगे लिखा है, वे अपनी विष्ठा से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इससे पौधों को दूर दूर तक यहाँ वहाँ उगने और पनपने में सहायता मिलती है। हम भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ पाने के लिए पशु पक्षियों और पौधों पर निर्भर हैं, क्योंकि हमें तो अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है और जो पशु पक्षी हैं ये भी अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अब यहाँ एक सच्ची कहानी लिखी हुई है, तो चलिए सच्ची कहानी को पढ़ लेते हैं, यानी ये सत्य कहानी है। लिखा है, यह कहानी तमिलनाडु के वलपराई नामक एक बहुत ही छोटे नगर की है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि वलपराई नगर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। पूरे वर्ष वलपराई के सभी स्कूलों में बच्चे और शिक्षक नगर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं और उनके आंकड़े जुटाते हैं। ये वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सर्दियों के महीनों में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी करते हैं। इन पक्षियों का नाम है गिरेवाग टेल। यहाँ आप चित्र में इसे देख सकते हैं। स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को सामान्यतः वालट्टी कुरुवी कहते हैं। शीत ऋतु में गिरेवाग टेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आती हैं और कुछ महीनों के लिए यहाँ रुकते हैं। वलपराई में जब पहली गिरेवाग टेल पहुंचती है तो बच्चे व शिक्षक इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई। इसमें 3 लेसन थे और तीनों लेसन को मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहले पेड़ पौधों के बारे में बताया, फिर पशु पक्षियों के बारे में बताया, फिर इनकी निर्भरता के बारे में बताया कि कैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये सब आपको बता दिया है। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपकी 2 यूनिट और बचती हैं, यानी कुल 6 लेसन और बचते हैं। 6 लेसन कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 में यानी जो पहली वीडियो है उसमें 3 लेसन कंप्लीट हुए पहली यूनिट, और आज दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई। 4 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में 3-3 लेसन हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।